ये चैप्टर नंबर 2 है धर्मनिरपेक्षता की समझ। इसमें भी आपको कंप्लीट एमसीक्यू मिलने वाले हैं लाइन बाय लाइन से। जिसका पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी में हिटलर के शासन के दौरान किस धार्मिक समुदाय पर भीषण अत्याचार किए गए थे। तो वो सबसे भीषण अत्याचार जो किए गए थे वो थे आपके यहूदी, जिसको ज्यूज बोलते हैं। आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो जर्मनी का हिटलर था वो एक तानाशाह था। क्या था? तानाशाह। जर्मनी का चांसलर था ये। ठीक है। और ये नाजी पार्टी से संबंधित था। किससे? नाजी पार्टी से संबंधित था। नाजी पार्टी में इसको जब चांसलर बनने का मौका मिला था, कब मिला था? तो 1933 के आसपास ये इनको मौका मिला था। उसके बाद से ये निरंकुशता से शासन किया। शासन करने के बाद से ये काफी यहूदियों से ये घृणा करता था और ऐसा एक समय आया जब ये कंप्लीट एक नरसंहार किया जिसमें लगभग 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को इसने मार डाला। लेकिन अंततोगत्वा भाई सबका शेर का भी सवा शेर होता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1 सितंबर 1939 में शुरू होता है। तो उस समय मतलब इसी वजह पोलैंड पर आक्रमण की वजह से ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। बाद में इसकी मृत्यु होती है, जिसको बर्लिन में एक बंकर था, उसी बंकर में जाकर के इन्होंने अपनी आत्महत्या भी कर ली थी। ठीक है ना? समझ में आ रहा है मेरी पॉइंट? चलिए, पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शायद आपको पहले भी मिली होगी। जिन भी भाई बहन को एनसीईआरटी का 0 लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ना है और ये लाइन बाय लाइन एमसीक्यू पढ़ने के काफी शौक है उनके पास, पसंद है उनको, हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं हर जगह। आपको कहीं कहीं प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे आपको सामने। तो आपको अलग अलग चीजें आप देख सकते हैं। पॉलिटी का आप लेना चाहते हैं केवल तो मात्र 99 रुपीज में है। 12,000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें लाइन बाय लाइन के लिए। आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना पड़ेगा, व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, देखिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वर्तमान समय में इजराइल में किन अल्पसंख्यक समुदायों के साथ अमानवीय व्यवहार की बात पाठ में कही गई है। इसके साथ ये अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं वहाँ पर मुसलमान और ईसाई हैं, जिनको वहाँ पर जो यहूदी वर्ग के लोग हैं उनके द्वारा इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी देश में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। वो देश है आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब चूंकि मुस्लिम कंट्री है, मतलब कि वहाँ पे मुसलमान की संख्या ज़्यादा है। वहाँ पर मुसलमान के उनको किसी दूसरे अन्य धर्म के मंदिर या गिरजाघर में जाकर के आपका पूजा पाठ करना वर्जित है। चूंकि आप कोई और धर्म के समुदाय के लोग हैं, वो बाहर पूजा नहीं कर सकते हैं, घर के अंदर आप पूजा कर सकते हैं, ये भी मनाही नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि मंदिर भी बन रहे हैं वहाँ पर। धार्मिक भावनाएं की घटना कब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं? जब बढ़ जाती हैं जब आपकी ऑप्शन नंबर आपका ये है कि जब राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान करने देता है, मतलब जहाँ पर धर्मनिरपेक्षता नहीं होती है, सेकुलरिज्म की बात नहीं होती है। यही बात आपकी सेकुलरिज्म में आती है। देखते हैं क्वेश्चन में है कि जो धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलरिज्म, इसकी मूल अवधारणा क्या है। इसकी मूल अवधारणा ये है वो धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखना। मतलब धर्म कभी भी राज्य के नियमों में मतलब हस्तक्षेप नहीं करेगा और राज्य किसी भी धर्म के नियमों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है? मतलब ये एक दूसरे से दूरी बना के रहते हैं। क्योंकि ये पास में रहेंगे तो जाहिर सी बात है राज्य किसी धर्म का बढ़ावा देना शुरू होगा, जहाँ से आपकी सभी लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, आपस में शांति भंग होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था हमें किनसे बचाती है। ये जो भी राज्य की सत्ता का जो दुरुपयोग है उससे बचाएगा और बहुमत की जो निरंकुशता है उनसे बचाने का प्रयास करेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों के लिए पूजा अर्चना के संदर्भ में क्या प्रतिबंध है? कोई वे प्रतिबंध है कि वे कभी भी घर में पूजा कर सकते हैं, सार्वजनिक आपके स्थल पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। मैंने आपको बात बताई है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कह रहे हैं, भारतीय संविधान में नागरिकों को धार्मिक मामले में क्या छूट देता है? ये छूट देता है कि आप अपने अपने धार्मिक विश्वासों और गैर तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट है। आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बदले की भावना क्या है? बदले की भावना। बदले की भावना धार्मिक भेदभाव की समस्या का सही समाधान क्यों नहीं है?
ज़ाहिर-सी बात है बदले की भावना होगी, वहाँ पर अराजकता फैलेगी, वहाँ पर अशांति फैलेगी और हर समूह एक-दूसरे से हमेशा उत्पीड़ित रहेंगे, हमेशा उत्पीड़न में रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। पाठ के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से क्या नहीं झेलना चाहता है? वो चाहता है कि हम किसी भी दूसरे धर्म का दबदबा या भेदभाव हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि धार्मिक सहिष्णुता जिसको रिलीजियस टॉलरेंस बोलते हैं को बढ़ावा देने के लिए पाठ में किनका सहयोग लिया गया है? ये जो भी आपके विद्यार्थीगण हैं उनके बनाए गए चित्रों का, क्योंकि बड़े-बड़े राजनेताओं का इसका नहीं, एक चित्रों का सहारा लिया गया है। इतिहास हमें धर्म के आधार पर किन बातों के उदाहरण देता है? ये भेदभाव, बेदखली, अत्याचार की बातों का उदाहरण पेश करता है। इज़राइल में यहूदी धर्म को मानने वाले अब क्या कर रहे हैं? वे क्या कर रहे हैं? ज़ाहिर-सी बात अभी मैंने बताया कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के वहाँ पर मुसलमान हैं और या ईसाई हैं, उनके साथ ये भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है ना? भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य को अलग रखने की रणनीति क्यों अपनाई? ताकि वहाँ पर इसलिए अपनाई कि जो भी यहाँ पे सभी समान धार्मिक स्वतंत्रता सबको मिल सके, अपने-अपने धर्मों का खुल कर वो पालन कर सकें, ठीक है ना? कह रहा है कि उत्पीड़न परसिक्यूशन का अर्थ क्या है जो पाठ में धार्मिक संदर्भ में आया? देखिए, परसिक्यूशन का मतलब होता है कि धर्म के आधार पर किसी को परेशान करना या मारपीट करना, ये होता है उत्पीड़न। ठीक है ना? इस पार्ट में जो संदर्भ है उसके बारे में, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्षता वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम धर्म से संबंधित हैं। उत्पीड़ित तो हर एक परिवार का एक इंसान भी हो सकता है। उत्पीड़ित का मतलब होता है वो किसी किसी दूसरे के द्वारा उसके ऊपर दबाव बनाना, मारपीट करना उसके साथ। ठीक है ना? कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो माना गया वो क्या है? वो ये है कि धर्म को राजसत्ता से अलग करना। ठीक है ना? दुनिया के सभी देशों में जो धार्मिक स्थिति वो कैसी है? वहाँ एक से ज़्यादा धर्मों के जो लोग हैं वो एक साथ रहते हैं, ठीक है ना? वहाँ पे थोड़ी-सी मतभेद कम है। अगला है इस 17 के बाद से हम 18 नंबर की बात करेंगे। कह रहा है कि यदि बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो वह राज्य के किन संसाधनों का दुरुपयोग अल्पसंख्यकों के खिलाफ कर सकते हैं? ये तो आप साबित बता सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर उनका सत्ता होगा, उनका राज्य होगा, तो वे सभी के सभी जो आर्थिक संसाधन होंगे, उनको वो थोड़ा उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। बहुमत की निरंकुशता का अल्पसंख्यकों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? भाई ज़ाहिर-सी बात है उनकी बहुमत की सरकार होगी, तो हो सकता है कि ये निरंकुशता हो और किसके साथ हो? उनके साथ भेदभाव किया जाए, उनके साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती भी किया जाए, यहाँ तक कि बहुत लोगों की हत्याएँ भी कर दी जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है धर्म के आधार पर जो किया जाने वाला भेदभाव है वो किन अधिकारों का उल्लंघन है? जब धर्म के आधार पर करेंगे तो वहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकार दिए गए हैं, जो सभी नागरिकों को बराबर रूप से प्राप्त हैं, उनका ये उल्लंघन है। ऑप्शन नंबर आपका भी सही है। अब आते हैं हम 21 नंबर की तरफ। कह रहा है कि धार्मिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि वहाँ पर किसी भी बहुमत की जो निरंकुशता है उनको रोका जा सके और मौलिक अधिकारों का हनन होने से बचाया जा सके। ऑप्शन नंबर ए सही है। 22 नंबर है कि धार्मिक चुनाव के अधिकार जिसको हम राइट टू रिलीजियस चॉइस बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों के अलग व्याख्या करने की स्वतंत्रता हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 23 है, कह रहा है कि इस पाठ में जो छुआछूत की जो प्रथा है वो किस बात को समझाने के लिए किया गया है? वो राज्य में किसी भी एक धार्मिक विचारधारा पर कब्जा में सुधार में जो बाधाएं हैं, उन बाधा जो बनती है उनको सुझाने के लिए से इस पाठ में इस बात का जिक्र किया गया है। अगला पॉइंट है, यदि राज्य की सत्ता उन लोगों के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं और एक नागरिक के लिए इसे बदलना मुश्किल क्यों होगा? भैया मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि वहाँ राजा का राज्य सत्ता का समर्थन है और उस बुराई को वैधानिकता और शक्ति को प्रदान करेगा। इसी प्रकार की चीजें हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर आपका भी सही है इसमें। प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के जो भीतर ही सुधार की कोशिश करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको किसका सामना करना पड़ सकता है? उनको एक ही समुदाय के लोगों का उसका भारी विरोध करना पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है।
26 है कि राज्य सत्ता पर जो नियंत्रण रखने वाले जो कट्टरपंथी सदस्य हिंदुत्व या किसी धर्म के बारे में क्या वो तर्क दे सकते हैं। वे तर्क इस बात का दे सकते हैं कि धर्म की केवल एक ही व्याख्या होती है और किसी दूसरे की व्याख्या का अधिकार इसमें बिल्कुल भी नहीं है। 27 नंबर है। देखिए, हमको इसमें एक्सप्लेनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये इतनी थ्योरेटिकल टाइप की चीज़ें हैं जहाँ पर आपका फैक्टफुल चीज़ें होंगी, वहाँ में ज़रूर बताएंगे हम। लेकिन आप इसको लाइन बाय लाइन देख सकते हैं, ये आपके बुक से बाहर की चीज़ें नहीं है। आप इसको बाय लाइन देख सकते हैं, आपकी सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी इसमें। बुक पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सेशन समझ में आ रहा था, प्लीज़ सेशन को जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में। पहली बार चैनल था, प्लीज़ चैनल को पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। निरंकुशता का शब्द प्रयोग पाठ में क्या इसका किसके संदर्भ में हुआ है? ये है कि जो बहुमत के द्वारा अपनी शक्ति का क्रूर और अन्यायपूर्ण इस्तेमाल करने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है कि जो लोकतांत्रिक समाज है, उन समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए धर्म का राजसत्ता से अलग होना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि वो अपनी धार्मिक मान्यताओं को स्वेच्छा से चुन सके और उनकी स्वेच्छा से उसकी व्याख्या कर सके। ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को किस बात से रोक सकता है? केवल स्कूल जाने से रोक सकता है। केवल इसकी बात नहीं है, ये उनके धर्म को जीने से रोक सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के जो अनुसार भारतीय राज्य का स्वरूप क्या होगा? भारतीय राज्य का स्वरूप आपका धर्मनिरपेक्ष होगा, ठीक है ना, किसी भी एक धर्म की बढ़ावा नहीं देगा। कह रहा है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का पहला मुख्य उद्देश्य क्या है? कि वो सभी धर्मों को एक समान मानेगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। 33 नंबर है कि अंतर सामुदायिक दबदबे को रोकने का अर्थ क्या है? कि वो एक ही धर्म के लोग अपने को न दबाएं। अंतर सामुदायिक मामला है कि आप एक ही धर्म के लोग हैं और आप एक ही धर्म के किसी ऐसे इंसान को आप न दबाएं जिनकी व्यथा हो, ठीक है ना। धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में राज्य की क्या भूमिका होती है? राज्य की भूमिका होती है कि वो लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को न छीने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। भारतीय राज्य खुद को धर्म से कैसे दूर रखता है? क्या वो किसी एक धर्म को समर्थन न देकर के इस प्रकार से वो दूर रखता है? 36 नंबर है। कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा संस्थान है जो किसी खास धर्म को प्रोत्साहन नहीं दे सकता है? कचहरी में भी, सरकारी स्कूल में भी, सरकारी दफ्तर में भी इस प्रकार इन सभी चीजों में प्रोत्साहन नहीं दे सकता है। 37 के बाद से 38, इसको छोड़ दीजिए। 30 इसको देखिए। कह रहा है कि सरकारी स्कूल में धार्मिक त्योहार मनाना किस नीति के खिलाफ होता है? कि वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की नीति का पालन नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक करें कि सरकारी स्कूल धार्मिक उत्सवों के जरिए क्या नहीं कर सकते हैं? वो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। धार्मिक त्योहारों पर होने वाली जो सरकारी छुट्टी है उसका उद्देश्य क्या है? ताकि लोग घरों में त्योहार को मना सकें। क्या धार्मिक उत्सव न मनाने नियम जो निजी स्कूलों पर भी लागू है? तो धार्मिक उत्सव न मनाने का नियम, धार्मिक या नियम उन पर लागू नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट है। अगला पॉइंट है, सरकारी स्कूलों की प्रातःकालीन नियम प्रार्थना जो होते हैं उसके बारे में क्या नियम है? कि वो किसी एक धर्म की बढ़ावा देने वाली वो जो प्रार्थना है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है कि हम अपने मोहल्ले में त्योहार मना लेंगे। यह कथन क्या दर्शाता है? यह कथन दर्शाता है कि जो निजी और सार्वजनिक स्थान है इनके बीच में काफी अच्छी समझ है। 45 देखते हैं। 45 नंबर है, धार्मिक निरपेक्षता। भारतीय निरपेक्षता के अनुसार राज्य की जो बागडोर है वो किसके हाथ में होती है? वो किसी भी धार्मिक समूहों के हाथ में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। कह रहा है कि भारतीय कानून के अनुसार सड़क पर वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने के नियम में किसे रियायत दी गई है? जो आपके पगड़ी पहनने वाले सिख युवक होते हैं उनको, कि उनकी वहां से धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती हैं इससे, इसलिए।
कह रहा है कि सिख धर्म में पगड़ी पहनने की राज्य के द्वारा मान्यता दी गई है। यह किस प्रकार की मान्यता है? ये धार्मिक प्रथाओं के मुताबिक एक महत्वपूर्ण भावनाएं हैं, इसलिए। कह रहा है कि राज्य द्वारा सिख युवकों को हेलमेट में छूट देना धर्मनिरपेक्षता के किस तरीके को दर्शाता है? क्या धार्मिक भेदभाव को दर्शाता है? बिल्कुल भी नहीं। यह दिखाता है कि जो धार्मिक आस्था है उसमें हम दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं, मतलब वो उससे अहस्तक्षेप कर रहा है। कह रहा है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जो तीसरा तरीका है वो कौन सा है, जो वर्चस्व को रोकने के लिए अपनाया जाता है? तीसरा तरीका है कि वो अपने हस्तक्षेप का तरीका, मतलब कि इंटरवेंशन का तरीका। ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि छुआछूत अनटचेबिलिटी प्रथा किस बात का उदाहरण है? अनटचेबिलिटी का मतलब छुआछूत समझ रहे हो ना, जो किसी छोटे वर्ग के साथ मतलब बड़े वर्ग इस प्रकार से करते हैं, या कोई गरीब हो उसके साथ किया जा रहा हो, इस प्रकार से कर एक ही धर्म के लोगों के द्वारा अपने को दबाना। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि संविधान में छुआछूत पर पाबंदी क्यों लगाई है? इसलिए क्योंकि भेदभाव को रोका जा रहा है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। 51 के बाद से 52 देखिए। कह रहा है कि छुआछूत को खत्म करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप क्या दर्शाता है? राज्य का हस्तक्षेप दर्शाता है कि राज्य धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव को खत्म करेगा। कह रहा है कि छुआछूत को खत्म करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप क्या दर्शाता है? कि राज्य धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल ये गलत बात है। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो निजी कानून है जिसको हम पर्सनल लॉ बोलते हैं, इसमें राज्य कब हस्तक्षेप कर सकता है? जब राज्य को ऐसा लगेगा कि जब नागरिकों के समानता का अधिकार का हनन का मामला हो रहा है, या वो जैसे संपत्ति का बराबर का हिस्सा, इस प्रकार में वो हस्तक्षेप कर सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। निचली जातियों के लोगों के लिए इस भेदभाव रोकना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो भी इसी देश के नागरिक हैं। माँ बाप की संपत्ति के बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए राज्य क्या करता है? राज्य समुदायों के धर्म आधारित किसी निजी कानूनों में हस्तक्षेप कर सकता है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए हस्तक्षेप का आधार क्या होता है? इसका हस्तक्षेप का आधार होता है भारतीय संविधान के आदर्श और मूल्य। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला पॉइंट है रियायत। रियायत मतलब एक्सेम्पशन शब्द का कानून के संदर्भ में क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि किसी नियम से विशेष छूट का प्रावधान करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद है आपका भारतीय संविधान के किस आधार पर धर्म में हस्तक्षेप करता है? इसका हस्तक्षेप आपका लोकतांत्रिक मूल्यों और समानता की स्थापना के लिए करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर की तरफ आते हैं कि वर्चस्व डोमिनेंस को रोकने के लिए राज्य की कैसी भूमिका होनी चाहिए? राज्य की जो भूमिका होनी चाहिए वो किस प्रकार से होनी चाहिए? तो इसकी जो भूमिका होनी चाहिए वो आपका कि वो संवैधानिक तरीकों से हस्तक्षेप करे और हस्तक्षेप के बीच में संतुलन को बनाए। ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट है। भारतीय संविधान के अनुसार धार्मिक समुदायों को कौन सा विशेष अधिकार दिया गया है? कौन सा विशेष अधिकार है? कि वे अपने कॉलेज और अपने स्कूल खोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 62 पे आते हैं, धार्मिक संस्थानों को मिलने वाली जो राज्य की आर्थिक सहायता है उसका आधार क्या होता है? इसका आधार ये होता है कि धार्मिक जनसंख्या के आधार पर होता है, या नहीं, ये वाला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है कि गैर प्राथमिकता के आधार पर, मतलब उसमें सीमित सहायता को देकर के। अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन के अनुसार जो विधायिका है वो अनुसार विधायिका क्या नहीं कर सकती है? विधायिका कभी भी किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। 64 के बाद से 65 नंबर, धार्मिक निरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच में सबसे अहम फर्क क्या है? सबसे इसमें अहम फर्क ये है इसमें कि वो भारत में राज्य धार्मिक मामलों में संवैधानिक आधार पर हस्तक्षेप कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अमेरिकी सरकारी स्कूलों के बच्चे सुबह सबसे पहले वो कौन सी शपथ लेते हैं? सबसे पहले वो लेते हैं प्लेज ऑफ एलिगेंस का, मतलब वफादारी की शपथ लेते हैं। वफादारी की सबसे पहले शपथ लेते हैं। ये आपका 66 नंबर का आंसर है। अमेरिकी वफादारी की शपथ में कौन सा वाक्यांश कानूनी चुनौती का विषय रहा है? ईश्वर की छाया, जिसको हम बोलते हैं अंडर गॉड,
ये आपका वाक्यांश एक कानूनी चुनौती से भरा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। यदि किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को वफादारी की शपथ से ठेस पहुंचती है तो अमेरिकी कानून उसे क्या रियायत देता है? अमेरिकी कानून उसे क्या रियायत देगा? उसे इस शपथ को दोहराने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार की बातें बताता है। वो उसे शपथ दोहराने की जरूरत नहीं है। 69 पे आते हैं। कह रहा है अमेरिकी शपथ में ईश्वर की छत्रछाया वाक्यांश को चुनौती देने वालों का क्या तर्क है? यह तर्क है कि यह तर्क और चर्च और राज्य के बीच किए गए जो पृथक्करण है उसका उल्लंघन करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। भारतीय राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों करता है? क्योंकि लोकतांत्रिक आदर्शों और मौलिक अधिकारों जैसे समानता की रक्षा के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अब आते हैं हमको 71 की तरफ। अमेरिकी संविधान में विधायिका को कानून बनाने से क्यों रोका गया है? ताकि वो किसी धर्म का पक्ष न ले और किसी नौ की किसी धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगा सके। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 71 के बाद से 72। भारत में धार्मिक समुदायों के स्कूल और कॉलेज के बारे में क्या सच है? इसमें क्या सच होगा? इसमें सच ये होगा कि उन्हें राज्य से सीमित आर्थिक सहायता मिल सकती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 72 के बाद 73 है कि अमेरिका में वफादारी की जो शपथ है उससे जुड़ी छूट कब तय कर दी गई थी? कब छूट तय की थी? क्या आज़ादी के तुरंत बाद या 7-8 साल पहले या पिछले साल ही? इसमें किस प्रकार का बात है? इसमें लगभग 60 साल पहले वफादारी की शपथ में छूट जो जुड़ी जो छूट है, जिसको बोल रहे हैं कि जिसको दोहराना नहीं है शपथ पत्र को, ये प्रकार की छूट की रियायत 60 साल पहले दी गई थी। राज्य और धर्म का पृथक्करण किस देश की धर्मनिरपेक्षता का मुख्य कारण है? यह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का। ये है मुख्य लक्षण है इसका। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 75 पे आते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता को रोकने वाले कानूनों के बारे में क्या कहता है? ये क्या कहता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये है ऐसे कानून नहीं बनाए जा सकते जो मौलिक अधिकारों को हनन कर सके। ठीक है ना? यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म के बीच का जो फासला हो वो कैसा होनी चाहिए? वो क्या वो पूरी तरीके से अलग हो और कोई भी उसमें संबंध नहीं हो, या वो प्रिंसिपल डिस्टेंस होना चाहिए? इसका जो सही आंसर है वो है उनके बीच में एक सैद्धांतिक फासला होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन 77। सैद्धांतिक फासले का जो वास्तविक अर्थ है उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राज्य संविधान के आदर्शों के आधार पर धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये बात समझ में आइएगा कि जो राज्य है वो संविधान के जो आदर्श दिए गए हैं उनके आधार पर और धर्म के मामलों में वो हस्तक्षेप कर सकता है। ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट है। वो कौन सी कसौटी है जिससे यह तय होता है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? इसको हम ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन क्या है आपके सामने? ये है आपका धार्मिक नेताओं के भाषण बिल्कुल गलत है, या बहुमत की इच्छा ये भी गलत है, संविधान में दिए गए आदर्श इनके अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर आपके सी। संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए किस धर्म के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है? किसके क्रियाकलापों में? यह है आपका हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसका आश्वासन देता है? इसका आश्वासन देता है केवल सरकारी नौकरियों का बिल्कुल नहीं, केवल की बात हटा दीजिए, असीमित भी शक्ति नहीं दी गई। यह है मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। मौलिक अधिकारों के मौलिक अधिकारों का ज्ञान हमें किसके प्रति संवेदनशील बनाता है? ये बनाता है जो अधिकारों के उल्लंघन के प्रति हमें संवेदनशील बनाता है। संवैधानिक व्यवस्था की जो जरूरत है वो आज क्यों बनी हुई है? संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत आज भी क्यों बनी हुई है? इसका कारण है कि क्योंकि समाज में अधिकारों का उल्लंघन भी अभी भी होता है। मेरे ख्याल से यही आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है। ऑप्शन नंबर ए हम सही मान के ही चलेंगे। हाँ, देखिए, जब अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हमें उसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता कहाँ से मिलती है? ये मिलती है संवैधानिक अधिकारों के ज्ञान और व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर बी करें कि फरवरी 2004 में किस देश में धार्मिक प्रतीकों पर पाबंदी लगाने का एक कानून बनाया गया था?
ये बात कहाँ की है, ये किस देश की है, ये है आपका अमेरिका की। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट है। नहीं, सॉरी सॉरी, धार्मिक प्रतीक है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा, एक मिनट में चेक कर ले रहा हूँ। इसका सही आंसर अमेरिका नहीं होगा, ये है आपका फ्रांस। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 85 है, फ्रांस के 2004 के कानून के अनुसार विद्यार्थी स्कूल में क्या पहनकर नहीं आ सकते हैं। तो कभी भी इस्लामिक बुर्का पहन के नहीं आना है, यहूदी टोपी पहन के नहीं आना है, बड़े ईसाई क्रॉस पहन के नहीं आना है। ये सारे फ्रांस में इसकी बात की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट बनता है। उसके बाद आते हैं हम 86 की तरफ। 86 नंबर है कि फ्रांस में क्या है, फ्रांस में इस कानून का विरोध करने वाले जो अप्रवासी मुख्य रूप से किन देशों से आए हुए थे। ये जो प्रवासी थे ये अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को से आए हुए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को जैसे देश के पहले उपनिवेश यानी कॉलोनी थे। किसके कॉलोन थे ये, किसके ये उपनिवेश थे, तो ये थे उपनिवेश आपके फ्रांस के। ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट है। 1960 के दशक में फ्रांस ने इन प्रवासियों को वीज़ा क्यों दिया था, क्योंकि उनको वहाँ पर मजदूरी को कम मजदूरों की कमी थी। उन कमी को पूरा करने के लिए मतलब काम करने हेतु उनको वीज़ा दिया था। फ्रांस के इस नए कानून के लागू होने के बाद और प्रवासियों की बेटियों के साथ क्या हुआ था। सिर पर रुमाल बांधने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 90 नंबर है, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य का दृष्टिकोण क्या है, कि वो कई तरह से काम करता है, जैसे हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा 91। 91 है कि फ्रांस के कानून में धार्मिक प्रतीकों के अलावा और किन प्रतीकों पर पाबंदी थी। ये थी राजनीतिक चिन्हों और प्रतीकों पर पाबंदी थी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होता है। 91 के बाद से 92 पे क्वेश्चन पे आते हैं कि धार्मिक जो धर्मनिरपेक्षता है उसका मुख्य आधार मौलिक अधिकार किन सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिद्धांत है धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। कह रहा कि अप्रवासी जिसको बोलते हैं इमिग्रेंट शब्द का अर्थ इस पाठ के संदर्भ में क्या है। इस पाठ के संदर्भ में है जो दूसरे देशों से आकर फ्रांस में बस गए हैं और काम करने लगे हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 93 के बाद से 94। 94 है कि छुआछूत पर पाबंदी लगाना राज्य को किस अधिकार का उदाहरण है। ये धर्म में सुधारात्मक हस्तक्षेप करने का एक प्रकार का उदाहरण है। अगला पॉइंट है धार्मिक सद्भाव और संवैधानिक मूल्यों का उत्सव मनाने के लिए लोग एक साथ कब आते हैं। कब आते हैं, जब उनमें जब वे एकता का सम्मान करते हैं, जब वे विविधता का सम्मान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट बनता है। इसके साथ ही हम चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जिसका नाम है संसद तथा कानूनों का निर्वाह। मेरे ख्याल से यही है, कानूनों का निर्माण होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला, इसका पहला क्वेश्चन है, करा कि भारत किस तिथि को एक स्वतंत्र देश बना था। भारत जो स्वतंत्र देश है वो 15 अगस्त 1947 को बना था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान लोग किन विचारों से प्रेरित थे। किन विचारों से प्रेरित थे, तभी स्वतंत्रता, समानता और निर्णय के प्रक्रिया में हिस्सेदारी से क्या थे, वो प्रेरित थे। अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि औपनिवेशिक शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के फैसलों की आलोचना करने पर क्या होता था, कि उनको भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1885 में विधायिका के संबंध में क्या मांग की थी। इनकी मांग क्या थी, इनकी मांग थी कि सभी सदस्यों को अंग्रेज, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर अगला देखते हैं कि निर्वाचित जो सदस्य हों और उन्हें बजट पर चर्चा और प्रश्न पूछने का अधिकार मिले। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट बनता है। करा कि किस एक्ट के जरिए, ध्यान दीजिए,
कह रहा है कि किस एक्ट के जरिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ हद तक निर्वाचित जो प्रतिनिधित्व है इसकी व्यवस्था को मंजूरी दी थी। देखिए, कुछ हद तक निर्वाचित जो है, एक आया था 1909 का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। उसके अंतर्गत कुछ हद तक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो है ब्रिटिश काल की शुरुआती विधायकों में निर्णय प्रक्रिया की क्या कमी थी। कमी ये थी कि उनमें सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ये सबसे बड़ी कमी थी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, राष्ट्रवादियों को यह विश्वास क्यों था कि स्वतंत्र भारत के लोग फैसले लेने की क्षमता रखते हैं। उनको विश्वास इसलिए था कि औपनिवेशिक अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में लोगों की सक्रिय हिस्सेदारी के कारण इनको ऐसा लगा था कि इनके अंदर ये विश्वास था कि इनकी क्षमता है कि ये कर सकते हैं। करा के स्वतंत्र देश का नागरिक बनने का यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि अब हमें वोट देने का हक मिलेगा या सरकार जो चाहे मन मर्जी कर सकती है। ये ऑप्शन सही है। इसका मतलब ये नहीं है। कह रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ आप लोग पहले भी जान चुके हैं। क्या केवल शिक्षित वोट देने का अधिकार? बिल्कुल नहीं। देश के सभी वयस्क जो नागरिक होंगे उनको क्या होगा? वोट देने का अधिकार होगा, पुरुष हो महिला हो, जिनकी उम्र 18 वर्ष या 18 प्लस हो। ठीक है ना। अगला पॉइंट है 9 के बाद से 10 नंबर की, पूरे देश में पहली बार जो ईवीएम है इसका इस्तेमाल किस आम चुनाव में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किया गया था सन 2004 में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सन 2004 में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग कितने पेड़ों की रक्षा हुई थी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये पेड़ों की रक्षा हुई थी लगभग 1.5 लाख पेड़ों की आसपास। मात्र मत जो, क्योंकि उसमें आपको पता है कि वॉलेट पेपर होते हैं और ईवीएम मशीन होती है, तो वॉलेट पेपर से रक्षा मिलेगी। मतलब वो पेपर आपको पता है कि पेड़ों से ही बनते हैं। कारण कि मत पत्र जिसको हम बैलेट पेपर्स बोलते हैं, इसकी छपाई के लिए कितने टन कागज की जरूरत पड़ती थी। इसके लिए आपको लगभग 8,000 टन कागज की जरूरत पड़ती थी। स्वतंत्र भारत में सरकार को लोगों की जरूरतों के प्रति क्या रहना होगा, तो उनके प्रति काफी संवेदनशील रहना पड़ेगा। उदासीन नहीं, कठोर नहीं, न कि अनजान। स्वतंत्र संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने कहाँ ठोस रूप ग्रहण किया है। ये किया है स्वतंत्र भारत के संविधान में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 14 के बाद से 15 नंबर है कि जो ईवीएम है इसका पूरा नाम क्या है। इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका नाम है। ठीक है ना। आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब 16 है, ध्यान दें। करें कि औपनिवेशिक शासन के तहत लोग किससे भयभीत थे। औपनिवेशिक शासन से किससे भयभीत हो सकते हैं? जनता से नहीं, वो ब्रिटिश सरकार से भयभीत थे। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 1885 में किस संस्था ने विधायिका में सुधार की मांग को उठाया था? सुधार की मांग को उठाने वाले थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना आपको पता है कि 1885 में हुआ था। 17 के बाद से हम 18 नंबर की तरफ आते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई जो शुरुआती विधायिका है उसके दबाव में क्या परिणाम थी? इसके दबाव में राष्ट्रवादियों के बढ़ते दबाव के परिणाम थे, जो विधायिका में इनको अपना एक सरकार बनाने की परिणाम साबित हुआ। ईवीएम के प्रयोग से जो पर्यावरण है उनको क्या फायदा पहुंचा था? कि कागज की खपत बढ़ी थी? बिल्कुल नहीं। ईवीएम का मतलब कि जो कागज की खपत थी वो बिल्कुल कम हो गई थी। मतलब जो पेड़ों से कटाई भी रुक गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी। कह रहा है कि निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी का विचार किसका आधार है? हिस्सेदारी का विचार एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है कि लोकतंत्र का जो प्रस्थान बिंदु है वो शुरुआत में इनमें से किसे माना जाता है? ये माना जाता है सहमति के विचार, जिसको चाह और स्वीकृति को बोलते हैं। 21 के बाद से हम 22 पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार का जो गठन है वो किसके निर्णय पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है क्या केवल अमीर के व्यापारियों पर निर्भर करता है या लोगों पर? लोकतांत्रिक का मतलब हो गया ये लोगों पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक है ना। अब आते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ लेकर के।
कह रहा है कि लोकतंत्र की जो मूल सोच है, उस सोच के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सबसे महत्वपूर्ण लोकतंत्र का मतलब क्या? नागरिक। नागरिक मतलब या व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नागरिकों की जो आस्था है, जिसको हम फेथ बोलते हैं, इनमें से किन संस्थानों में होनी चाहिए? ये सरकार और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी यानी अप्रूवल किस माध्यम से प्रदान करता है? अप्रूवल यानी चुनाव माध्यम से प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। लोग अपनी पसंद के प्रतिनिधियों का चुनाव किस संस्था के लिए करते हैं? लोग अपनी परिस्थितियों किस संस्था के लिए? ये करते हैं पार्लियामेंट के लिए। किसके लिए? संसद के लिए करते हैं। सरकार का गठन करने वाला वो समूह कौन सा होता है? वो समूह जो होता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये होता है निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक समूह होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। संसद यानी पार्लियामेंट वास्तव में क्या है? पार्लियामेंट जो जनता के द्वारा चुने गए जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उस सभी प्रतिनिधियों का एक समूह है। ठीक है ना? जो हमारे भविष्य में हमारे देश के भविष्य की निधि को तय करता है। कह कि सरकार को नियंत्रित और निर्देशित करने की शक्ति किसके पास होती है? वो होती है संसद के पास होती है। किसके पास होती है? संसद के पास। कोई भी कानून संसद से ही बनता है। कह रहे कि प्रतिनिधि शासन में लोग ही सरकार बनाते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि लोग सीधे दफ्तरों में जाकर बैठते हैं, बिल्कुल नहीं। कह रहा है कि जो लोग निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का हिस्सा बनते हैं, ये प्रतिनिधि शासन में लोग सरकार बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि लोग के द्वारा ही हम चुन करके आए हैं, इसका मतलब ये है। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पे इसको देखिए। कह रहा है कि जो चुनावी कर्मचारी और दुर्गम इलाकों के मतदान केंद्र तक क्या पहुंचा रहे हैं? ये क्या पहुंचा रहे हैं? ये मतदान सामग्री और ईवीएम को पहुंचाते हैं। प्रतिनिधित्व जिसको रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, के विचार को हमने छोड़िए, इसका मतलब नहीं है कोई। कह रहा है कि लोकतंत्र में सहमति का विस्तृत अर्थ क्या है? इसका मतलब है सहमति का मतलब होता है हमारी चाह, हमारी स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 34 के बाद से हम 35 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, इनके माध्यम से नागरिकों का सरकार पर क्या रहता है? सरकार पर इनकी जवाबदेही रहती है, इनका नियंत्रण स्थापित होता है। कह रहा है कि निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व के संदर्भ में विधायक जिसको हम एमएलए बोलते हैं, वो कौन होता है? एमएलए वो होता है वह व्यक्ति जिसे एक निर्वाचन क्षेत्र की जनता अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। राज्य विधानसभा और संसद लोकसभा के बीच मुख्य फर्क क्या होता है? देखिए, राज्य विधानसभा और संसद लोकसभा के बीच का फर्क क्या होता है? इसका जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो ऑप्शन जो इसका है वो है कि विधानसभा राज्य के लिए और संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है। समझ गए ना? विधानसभा स्टेट में होता है जिसको हम एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और वहीं पे एमपी की बात करेंगे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको हम सांसद बोलते हैं। जब मतलब मोदी जी का नाम, जैसे मोदी जी को इलेक्ट करना होगा तो एमपी हम इलेक्ट करेंगे। वहाँ पे सांसद का चुनाव जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। वहीं विधानसभा होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे विधानसभा होते हैं। वो आपके क्या होते हैं? वो एमएलए होते हैं जिनको हम मुख्यमंत्री अपनी स्टेट का चुनते हैं। ठीक है ना? उसी में से एक लोगों को चुनाव किया जाता है। 37 के बाद से 38 है। चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए सरकार का काम क्या है? किस सरकार का काम? राज्य सरकार का नहीं, बिल्कुल। ये है आपका केंद्र सरकार का काम है कि वो आपका अदर मतलब अनदर कंट्री के साथ अपने संबंध को स्थापित करे। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में लोग सीधे हिस्सेदारी नहीं करते हैं, बल्कि चुनाव के जरिए किसे चुनते हैं? वे अपने अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। जनप्रतिनिधियों को जीवन भर के बजाय केवल 5 साल जो निश्चित अवधि होती है, इसी के लिए क्यों चुना जाता है? ताकि वो जनता की इच्छा और उनकी जवाबदेही बनी रहे। एक बार इन लोगों को चुन के भेज दो तो दोबारा आएँगे आपके साथ, ऐसे ही 5 साल में एक बार भी नहीं आते हैं। तो 5 साल का मतलब आपने चुन के जिनको भेजा है, क्या वो फिर दूसरी बार इलेक्शन होने जा रहा है तो क्या आप उनका चुनाव कर सकते हैं? क्या वो आपके क्षेत्र में आपकी आपके विश्वास पे खरा उतरे हैं? आपकी जो भावनाएँ थी, आपके जो विश्वास था कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार का डेवलपमेंट हो गया, क्या उन्होंने किया है? तो किया है तो आप वोट करते हैं, नहीं किया तो नहीं करते हैं, हरा देते हैं। ये बात होती है, मतलब जवाबदेही बनी रहे। 40 के बाद से 41 कह रहा है चुनाव के अलावा सरकार के प्रति असहमति जताने के 3 तरीके कौन-कौन से हैं? पहला बात,
क्या विदेश चले जाएंगे? ये तो हटा दो, स्कूल ये भी हटा दो, ये हटा बन गया ऑप्शन नंबर बी। आप धरना दे सकते हैं, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं, इस प्रकार के तरीके आप अपना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत तरीके हैं, ठीक है ना? जो मतलब बोला कि आप इलेक्शन आएगा तभी नहीं, और भी जो तरीके हैं धरना दे करके, इस प्रकार की चीजें। भारतीय संसद के 2 सदन कौन-कौन से हैं? भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा, जिसको बोलते हैं ये होता है अस्थायी सदन और ये होता है अस्थायी सदन, ठीक है ना? राज्यसभा के जो सभापति हैं, चेयरमैन के रूप में कौन कार्य करता है? जब राज्यसभा के सभापति की बात करेंगे, जो हमारा देश का उपराष्ट्रपति होगा, वही राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है, ठीक है ना? अगला पॉइंट है, लोकसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? इसलिए मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है कि सारे पॉइंट हमने डाले हुए हैं। देखिए, जब भी लोकसभा की बात करेगा, लोकसभा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिसको हम सांसद का नाम देते हैं, जिसको हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनकी संख्या होती है 543। मतलब कि 200 222 प्लस 1, इस पे आपका जो भी पार्टी अपनी इतना मतलब मेंबर प्रतिनिधि इनके पास होते हैं, वो आपका केंद्र में इनकी सरकार होती है, जैसे मोदी जी की है, तो 543 होंगे, ठीक है ना? अगला पॉइंट, लोकसभा की बैठकों की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता आपका लोकसभा का अध्यक्ष, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं। समानतः लोकसभा के लिए चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर कराए जाते हैं? आपको सबको पता है, ये भी आपका 5 साल का होता है, विधानसभा भी 5 साल की होती है, ठीक है ना? चूँकि राज्यसभा में, और राज्यसभा तो अस्थायी सदन है, वो कभी भंग तो होता नहीं है, उसमें हर 2 साल के बाद 1 तिहाई सदस्य आपके क्या होते हैं, रिटायर होते रहते हैं और चीज़ें ऐड होती रहती हैं और 6 साल उनका कार्यकाल होता है। संसद के पास सबसे महत्वपूर्ण शक्तियाँ क्यों हैं? संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ इसलिए हैं क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 47 के बाद से 48। 48 नंबर है, जो आपकी तालिका दी गई है, इसमें किस राजनीतिक दल ने सबसे अधिक 330 सीटें जीती थी? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस था इसमें। इससे कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस तो नहीं बनते हैं मेरे ख्याल से। देखिए, संसद में चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं, आमतौर पर किसके सदस्य होते हैं? जो संसद में चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार होते हैं, क्या वो परिवार के होते हैं? नहीं, वो विभिन्न अलग-अलग राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। करें कि 2019 के चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 2019 के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसका आंसर है आपके 52 सीटें इनको मिली थी। इस बार तो शायद 100 के आसपास मिली हैं। कह रहा है कि राज्यसभा में सदस्यों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? ये मैंने आपको लोकसभा के बाद बता दिया था, अब राज्यसभा की बात आ रही है। राज्यसभा हम बात करेंगे तो ये है 250। 250 मेंबर आपके कुल हैं, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। चुनाव के बाद वो कौन सा दल है जो सरकार बनाता है, जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, जिसके पास बहुमत होता है? ऑप्शन नंबर आपका बी, मतलब आधे से एक अधिक, ठीक है ना? होता है तो बहुमत की सरकार होती है और उनकी सरकार केंद्र में बन जाती है। लोकसभा में चर्चा के लिए वो कौन उपस्थित होते हैं? तो लोकसभा में जो निर्वाचित सांसद होते हैं, वो आपके होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। विपक्ष, जिसको हम अपोजिशन बोलते हैं, वो किसे कहते हैं? क्या जो दल सरकार का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं, वो हिस्सा का नहीं होता है। जो बहुमत प्राप्त दल के बाद अन्य सभी राजनीतिक जो दल होते हैं, वो विपक्ष के लोग होते हैं। ठीक है ना? 2019 के लोकसभा के चुनाव में परिणामों के अनुसार द्रविड़ मुनेत्र कलकम डीएमके को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? ये सीटें जो प्राप्त हुई थी, इनको सीटें प्राप्त हुई थी 24। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। संसद के पास शक्ति का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? संसद के पास शक्ति का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? ध्यान दें, ये आपका स्रोत है आपका जनता की हिस्सेदारी और सहमति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 56 के बाद से 57। 57 ध्यान दें, 57 नंबर है कि लोकसभा चुनाव के लिए देश को किसमें बांटा गया है? तो इसमें बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र हैं जिसमें बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुजन समाज पार्टी को, बीएसपी को 2019 के चुनाव में कुल कितनी सीटें मिली थी? लगभग 10 सीटें इनको मिली थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल की क्या भूमिका होती है? कि वो हमेशा सरकार की नीतियों की कमियां को बताएगा और उसका एक वैकल्पिक विचार को भी देगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। संसद के सदस्य, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, जिसको हम सांसद का नाम देते हैं, इनका संक्षेप में हम
एमपी का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। कह रहा है कि भारतीय संसद किनसे मिलकर बनती है। देखिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। सेशन को शेयर जरूर कर देंगे, आप लाइक जरूर कर देंगे। कह रहा है कि भारतीय संसद किनसे मिलकर बनती है। तो भारतीय संसद किससे मिलकर बनेगी, तो ये बनेगी राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। क्लियर है। 60 के बाद 61 के बाद 62 है कि लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम कितने निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। कितने निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, ये होने चाहिए 200, 272, 200। किसी भी दल के पास कम से कम जो लोकसभा का जो बहुमत होगा वो 272 पे होना चाहिए। 222 तो मैंने उस पर बताया जब 245 की बात बताया था। 272 का मतलब कितना हो गया, 543, यही होता है ना। गलत मैंने बता दिया शायद, 543 होगा। इस पे आपका 272 होना चाहिए, मैं 22 बता दिया था, माफी चाहता हूँ। अगला पॉइंट कह रहा है कि संसद में वह राजनीतिक दल क्या कहलाता है जो बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का हिस्सा नहीं होता है। ये बहुमत दल प्राप्त होता है या गठबंधन का हिस्सा नहीं होता है, उनका उनका नाम क्या है। इसको हम बोलते हैं आपका विपक्षी दल। ठीक है ना। कार्यपालिका जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है कि वो जो भी संसद के द्वारा बनाए गए कानून हैं उनको लागू करना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 64 के बाद है 65। 65 नंबर देखिए कि भारत में लोकसभा के भीतर सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है। सत्ताधारी जो दल का जो मुखिया होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। मंत्रियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, इसका चुनाव कौन करता है। क्या इसकी जनता सीधे तौर पर करती है या प्रधानमंत्री करता है। विपक्षी दल तो बिल्कुल नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज बिल्कुल नहीं करेगा। दो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होंगे, आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका जो चुनाव करता है वो प्रधानमंत्री करता है। हमने प्रतिनिधि, हमने एमपी चुना है, हमने आपका मंत्री नहीं चुना है। मंत्री सरकार का काम है, जिनकी गवर्नमेंट बन रही है उनका जो प्रधानमंत्री, जो प्रधान मंत्रियों का जो हेड होगा वो बताएगा कि मंत्रियों का कार्यभार किनको किनको क्या क्या मिलना चाहिए। कह रहा है कि 2009 के चुनाव परिणामों के अनुसार इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ये देखो ये रिलेवेंट क्वेश्चन है जो कि नहीं डालना चाहिए था मुझे, लेकिन फिर भी डाल दिया, क्वेश्चन का पॉइंट था इसमें। कह रहा है कि किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार, जैसे यूपीए। अगला पॉइंट है 2009 के चुनाव के बाद बने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को किस नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। चुनाव के बाद से जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को किस नाम से जाना जाता है। देखिए संयुक्त आ गया, इसका मतलब यूनाइट, इसका मतलब कि उसको हम यूपीए के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं यूनाइटेड, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव, इसको बोलते हैं अलायंस। ठीक है ना। 2009 में समाजवादी पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी। ठीक है ना। देखिए अब बुक में दिया तो कुछ भी दे सकता है, क्योंकि आप बुक रीड कर रहे हैं तो आप ध्यान भी जरूर गया होगा। ये है कुल 23 सीटें जीती थी। अगला पॉइंट है 71। गठबंधन सरकार का जो गठन है वो कब किया जाता है। गठबंधन सरकार गठन जब किसी भी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला पॉइंट हम देखेंगे 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय सचिवालय की जो मुख्य इमारतों के नाम क्या हैं। केंद्रीय सचिवालय के जो मुख्य नाम हैं उनके नामों को हम जानते हैं। उनके नाम क्या हैं। उनके जो नाम है नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 72 के बाद से 73। कह रहा है कि जो साउथ ब्लॉक है वो उसमें से, वो जो साउथ ब्लॉक है उनमें से किनका कार्यालय स्थित है। बहुत अच्छा पॉइंट है। साउथ ब्लॉक में जो कार्यालय है वो प्रधानमंत्री, पीएमओ का, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का कार्यालय स्थित है साउथ ब्लॉक में। वहीं पे नॉर्थ ब्लॉक की बात करेंगे तो नॉर्थ ब्लॉक में दो प्रमुख मंत्रालय जो स्थित हैं उनका नाम है, वो है आपके वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारतीय संसद वो कौन सा सदन है जो मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा, उसका नाम है विधानसभा। क्या नाम है, विधानसभा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। किसी विधेयक यानी बिल को कानून बनाने के लिए लोकसभा के अलावा और किसकी मंजूरी जरूरी होती है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट की, राज्यसभा की, किसकी मंजूरी। तो यह है आपका राज्यसभा की भी मंजूरी जरूरी होती है। कह रहा है कि राज्यसभा की एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है।
राज्यसभा की एक महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है, वह लोकसभा के द्वारा जो पारित कानून है, उनको समीक्षा करेगा और वो संशोधन कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 78 है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो विभिन्न राज्यों की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, एमएलए हैं, वो करते हैं। ठीक है ना? राज्यसभा के चुनाव आपकी जनता सीधे नहीं करती है, इसमें जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 78 के बाद से 79, राज्यसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? अभी मैंने बताया, ये होते हैं 250। ठीक है ना? वो राज्यसभा है, वो दूसरा चीज, सॉरी, लोकसभा या राज्यसभा। हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है आपका 233। अगला पॉइंट है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत नॉमिनेट किया जाता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। 80 के बाद से 81, जब संसद का जो सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले वो कौन सा काल होता है? जब आपका संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले किसका काल होता है? वो होता है आपका प्रश्नकाल। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। प्रश्नकाल के माध्यम से संसद किसके कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं? वो जानकारी है आपका सरकार मतलब कार्यपालिका की जानकारी प्राप्त करते हैं। सांसदों के द्वारा पूछे गए सवालों के माध्यम से सरकार को किसके प्रति आगाह किया गया है? उनकी खामियों यानी उनकी कमियों के प्रति आगाह किया गया है। लोकसभा के स्वस्थ संचालन में कौन से दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं? कौन से अहम भूमिका? तो एक अहम भूमिका करने वाले हैं, वो हैं आपके केवल विपक्षी जो दल हैं वो। विपक्षी दल इनकी अहम भूमिका अदा करते हैं। ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि राज्यसभा की एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? भूमिका ये है कि वो लोकसभा के द्वारा जो पारित कानून है उनको समीक्षा और संशोधन कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो कौन करता है? वो आपके जो विभिन्न राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित जो एमएलएज होते हैं वो करते हैं। राज्यसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? इसमें कुल निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो 233 होते हैं। वहीं बात करेंगे जो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो सदस्यों की वो मनोनीत किया जाता है, वो है मनोनीत करने वाले 12। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 81 है, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले कौन सा काल होता है? कौन सा काल होता है? तो वो होता है आपका प्रश्नकाल। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रश्नकाल के माध्यम से सांसद किसके कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं? वो सरकार मतलब कार्यपालिका के जानकारी, उसके कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपने क्या-क्या किया है, क्या-क्या नहीं किया है। सांसदों के द्वारा पूछे गए सवालों के माध्यम से सरकार को किसके प्रति आगाह किया जाता है? उनकी कमियों के प्रति आगाह किया जाता है। अगला पॉइंट है, लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में कौन से दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं? वो है आपके विपक्षी दल। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 84 के बाद से 85, सरकार को जनता की राय किसके माध्यम से जानने का मौका मिलता है? उनकी राय उनके सांसदों मतलब जनता के प्रतिनिधियों के जरिए जानने का मौका मिलता है। बाल और महिला विकास मंत्रालय ने बच्चों के लिए वो कौन सी कार्य योजना विकसित की है? वो है राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016। अगला पॉइंट है आपका 87। 87 नंबर है कि 87 नंबर है, ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 में बच्चों के अधिकारों को कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है? इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो हैं 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। किस प्रकार के मामलों में संसद की जो मंजूरी है वो सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण होती है? जैसे आपके जो वित्त के मामले होते हैं ना, उसमें सभी मामलों में आपके संसद की मंजूरी जरूर होती है, इनके लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। 88 के बाद से 89, सरकार को चुस्त रखने के लिए सांसदों के प्रश्नों से क्या मिलता है? सांसदों के प्रश्नों से उनको एक महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है कि वो किस प्रकार के काम किए हैं। भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम क्या है? भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है, वो है सांसदों के द्वारा संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
91 है, नए कानून बनाने में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? नए कानून बनाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आम तौर पर किसी खास कानून के लिए सबसे पहले आवाज कौन उठाता है? सबसे पहले जो आवाज उठाता है वो है समाज के विभिन्न प्रकार के समूह। अगला है 93 नंबर। कह रहा है कि 1870 का जो राजद्रोह कानून है, सेडिक्शन एक्ट है, वो किस प्रकार का कानून माना जाता है? ये कानून है आपका मनमाना, मतलब ये कानून मनमाना माना जाता है। जो राजद्रोह का कानून था, सेडिशन सेडिशन एक्ट, उसको एक आर्बिट्रेरी माना जाता है। 1870 का जो राजद्रोह का कानून था, वो कानून कह रहा है कि कानूनों के शासन का उल्लंघन क्यों करता है? कानूनों के शासन का जो उल्लंघन है, वो क्यों करता है? इसलिए क्योंकि इसमें बिना ठोस सबूत के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य 5, जिसको एसडीजी 5 बोलते हैं, कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था जेंडर इक्विलिटी, मतलब कि समलैंगिकता का लैंगिकता का समानता, मतलब कि और उसमें महिलाओं का सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक है। अब आते हैं हम 96 नंबर। 96 नंबर कहता है कि घरेलू हिंसा, जिसको हम डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं, किस प्रकार का शोषण शामिल हो सकता है? इसमें शारीरिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक शोषण शामिल हो सकता है। घरेलू हिंसा का सुरक्षा कानून किस वर्ष लागू हुआ था? ये लागू हुआ था सन 2005 में। क्लियर है? हमारी पॉइंट क्लियर है? चलिए, अगला पॉइंट आपके सामने है कि घरेलू हिंसा कानून 2005 के अनुसार घरेलू शब्द के दायरे में कौन-कौन सी महिलाएं आती हैं? वे उस पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हों या वो रह चुकी हों। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 99 नंबर है, किसी समस्या के प्रति संसद को कैसा होना चाहिए? तो उनको उसके प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 99 के बाद से हम 100 नंबर पे क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। इसके साथ आप सब लोग अपनी 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 वीडियोस को शेयर जरूर कर दें एक दूसरे के साथ। ठीक है ना? औरतों का पहुंचाया गया भावनात्मक नुकसान किस श्रेणी में आता है? देखो, जब भावनात्मक श्रेणी का नुकसान आएगा ना, तो वो आता है एक प्रकार का घरेलू हिंसा में। ठीक है ना? अस्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को कब सौंपी हुई थी? ये सौंपी थी आपकी दिसंबर सन 2002 में। अस्थायी समिति की रिपोर्ट में किनकी ज्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था? ये मांगे थी किनकी? महिला संगठनों की। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। संसद के सामने एक नया संशोधित विधेयक बिल किस वर्ष पेश किया गया था? ये वर्ष पेश किया गया था 2005 में। ठीक है ना? अगला है 104 नंबर। संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक को अंतिम स्वीकृति के लिए किसके पास भेजा जाता है? ये भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून किस वर्ष प्रभावी या लागू हुआ था? ये लागू हुआ था सन 2006 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला पॉइंट है, अस्थायी समिति की सिफारिशें को राज्यसभा के अलावा और कहाँ पेश किया गया था? ये पेश किया गया था लोकसभा में। कहाँ पे? लोकसभा में। कानून बनाने की प्रक्रिया में विधेयक बिल यानी बिल को कानून का रूप लेने के लिए किनकी मंजूरी जरूरी है? क्या केवल लोकसभा की या राज्यसभा की? नहीं, ये दोनों विभाग, दोनों सदनों की और उसके साथ साथ राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना जरूरी है। हिंसा का सामना करने वाला महिलाओं के लिए पीड़ित के बजाय किस शब्द का प्रयोग सबसे अधिक सम्मानजनक माना जाता है? उसको बोलते हैं सर्वाइवर। क्या नाम है? सर्वाइवर सबसे सम्मानजनक शब्द है। इसको पीड़ित के बजाय इन शब्द का प्रयोग किया जाए। कानून बनाने की प्रक्रिया में नागरिकों की आवाज किन माध्यमों से व्यक्त की जा सकती है? नागरिकों की आवाज इन सभी माध्यमों से, सोशल मीडिया से, रेडियो प्रसारण से, अखबारों के संपादकीयों से आप चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। 110 नंबर। यदि कोई कानून संवैधानिक रूप से वैध है लेकिन लोगों को उनकी नीयत अच्छी नहीं लगती है, उनको सही नहीं लगती है, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ये अलोकप्रिय है, विवादास्पद है। 110 के बाद से 111 नंबर है कि जब बहुत सारे लोग किसी गलत कानून का विरोध करते हैं तो संसद पर क्या दबाव पड़ता है? उनको दोबारा उस पर विचार करने का मौका मिलता है। नगरपालिका कानूनों में किस गतिविधि को अक्सर गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है? जैसे पटरी पर दुकान लगाना और फेरी लगाना।
कह रहा है कि यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो उसे रद्द करने या संशोधन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इनके पास होती है, जुडिशरी के पास, अदालत के पास होती है। कह रहा है कि अफ्रीकी अमेरिकी महिला रोजा पार्क्स ने कह रहा है कि बस में अपनी सीटें छोड़ने से कब इनकार किया था? ये बात है कब की, इसका डेट याद रखिएगा। ये डेट है आपका 1 दिसंबर सन 1955 की। ठीक है ना? अगला पॉइंट है कि रोजा पार्क्स के ऐतिहासिक इनकार के बाद अमेरिका में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था सिविल राइट मूवमेंट, मतलब कि नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कह रहा है कि 116 नंबर, अमेरिका में 1964 में पारित आधिकारिक कानून ने किस आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया? ये था नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर। ऑप्शन नंबर आपका ए है वो करेक्ट है। ठीक है ना? अब अगला क्वेश्चन है 117 नंबर, बराबरी के रिश्ते रिश्ते हिंसा से मुक्त वाक्य खंड का अर्थ क्या है? इस खंड का अर्थ है कि घर के भीतर समानता हो और किसी भी प्रकार की हिंसा न हो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 118 नंबर की तरफ आते हैं, नागरिक के रूप में हमारी भूमिका कब खत्म नहीं होती है? प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ। ऑप्शन नंबर आपका सॉरी में से इसमें डी होगा, चुनाव के बाद, प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ और वोट डालने के बाद भी हमारी जो भूमिका है वो खत्म नहीं होती है। नागरिकों को सांसदों के कामकाज पर नजर रखने के लिए किन माध्यमों को सहारा लेना चाहिए? ये है अखबार और अन्य माध्यमों को सहारा लेना चाहिए। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी सही है। संसद को अपना काम सही ढंग से करने में किसकी मदद मिलती है? वो लोगों की हिस्सेदारी और उत्साह से जुड़ने से मदद मिलती है। स्वीकृति, जिसको अप्रूवल बोलते हैं, शब्द इस अध्याय में क्या अर्थ है? अप्रूवल का मतलब होता है कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, इनके माध्यम से औपचारिक सहमति प्रदान कर दी गई है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला पॉइंट है आपका, गठबंधन, जिसको कोalition बोलते हैं, इसका चुनाव के संदर्भ में क्या मतलब है? इसका चुनाव मतलब है कि बहुमत न मिलने पर दलों का तात्कालिक गठजोड़ बना लेना। ठीक है? कह रहा है कि अनसुलझे शब्द का प्रयोग किन परिस्थितियों के लिए किया जाता है? ये परिस्थिति है जब समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध न हो। ठीक है ना? 123 के बाद से 124, आलोचना क्रिटिसाइज का इस अध्याय में सरकार के संदर्भ क्या है? ये है कि सरकार के कामकाज में कमियों को निकालना या उसे अस्वीकार कर देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 125 नंबर, घरेलू हिंसा कानून के संदर्भ में विकास क्रम में एवोल्यूशन का क्या अर्थ है? एवोल्यूशन का अर्थ है कि एक विचार का अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित होना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। उसके बाद है आपका एक क्वेश्चन नंबर 126, जब सरकार को लगे कि उसके खिलाफ विद्रोह हो रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं राजद्रोह। क्या नाम है उसका? राजद्रोह। 1870 के राजद्रोह एक्ट के तहत अंग्रेज सरकार किसी को कैसे गिरफ्तार कर सकती थी? तो ये है केवल अदालत के आदेश पर या बिना किसी ठोस, ये है ऑप्शन नंबर ए, बिना किसी ठोस सबूत के आधार पर उसे गिरफ्तार कर सकती थी। राष्ट्रवादी नेता 1870 के कानून को मनमाना क्यों मानते थे? क्योंकि लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 129 नंबर, वह कानून जो लोगों को सभा करने और अपनी बात कहने से रोकता है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दमनकारी कानून, रिप्रेसिव कानून का नाम देते हैं। 130 नंबर इस क्वेश्चन का लास्ट है, उसके बाद हम टॉप 25 क्वेश्चन इस चैप्टर से देखेंगे। दमनकारी कानून किन अधिकारों के इस्तेमाल को रोक देते हैं? ये है उनके मौलिक अधिकारों को। किनको? उनके मौलिक अधिकारों को रोक देते हैं। इसी के साथ ही चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं, लेकिन इस चैप्टर से टॉप 25 क्वेश्चन का रिपीटिशन है, जो अच्छे-अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। इसको ध्यान दीजिए जरूर। अब आइए हम ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भारतीय संसद के किस सदन को राज्यों की परिषद कहा जाता है? मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा इसको, काउंसिल ऑफ स्टेट किसको बोल सकते हैं? ये है आपका राज्यसभा को। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? ये होता है आपका प्रधानमंत्री। केवल हम टिक करते जाएंगे, आप लोग सुनते जाइए। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ था? सन 2006 में। अगला पॉइंट है आपका, संसद के सत्र के दौरान प्रश्नकाल का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार के कामकाज की जानकारी लेना और उसे नियंत्रित करना। लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी दल को कम से कम कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? उसे कम से कम 272 सीटों की जानकारी होनी चाहिए, उसके पास होना चाहिए। विपक्ष अपोजिशन की संसद में क्या भूमिका होती है? वो सरकार की नीति को कमी को बताना,
उनकी खामियों को प्रदर्शित करना। राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? आपको पता है ये कौन करता है? तो ये करते हैं आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका डी। 1870 का राजद्रोह जो एक्ट था, सॉरी, राजद्रोह जो एक्ट था वो कौन है? राजद्रोह जो एक्ट था वो किस प्रकार का कानून था? एक दमनकारी और मनमाना कानून था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध है तो उसे रद्द करने का अधिकार किसके पास है? उसके पास केवल के केवल न्यायपालिका के पास अधिकार है। ठीक है। रोज पार्क्स का संबंध रोज पार्क्स का संबंध जो है वो किससे है? रोज पार्क्स का संबंध नागरिक अधिकार आंदोलन से है, साउथ अफ्रीका से, यूएसए में। अगला पॉइंट है, कह रहा कि ईवीएम का इस्तेमाल पूरे देश में सबसे पहली बार कब किया गया था? आपको पता है सबसे पहले 2004 में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था सबसे पहले। संसद के क्वेश्चन नंबर 11 के बाद से क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वित्त संबंधित मामलों में सरकार को किसकी मंजूरी लेनी अनिवार्य है? तो ये है आपका संसद की। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। साउथ ब्लॉक में स्थित प्रमुख मंत्रालय किसके हैं? तो प्रधानमंत्री कार्यालय होता है, रक्षा मंत्रालय होता है और विदेश मंत्रालय होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो कौन करता है? तो राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं जिसका नाम विधायक है वो करते हैं। गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि कई दलों के द्वारा एक साझा मिलकर के मुद्दों को सरकार का बनाना। अगला पॉइंट है, संसद के संदर्भ में कार्यपालिका का क्या अर्थ है? कार्यपालिका का अर्थ है वह समूह जो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता हो। नॉर्थ ब्लॉक में निम्नलिखित में से किसका मंत्रालय है? ये है आपका रक्षा मंत्रालय का। ठीक है, किसका मंत्रालय है? ये है आपका रक्षा मंत्रालय का। कह रहा है कि भारतीय संसद का ऊपरी सदन यानी अपर हाउस किसको बोलते हैं? अपर हाउस राज्यसभा को बोलते हैं, लोअर हाउस लोकसभा को बोलते हैं। कह रहा है कि अमेरिका में नागरिक नागरिक अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? ये आपका जो लागू हुआ था वो कब का? इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड है आपका 1964। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य 5 एसडीजी अभी आपने पढ़ा था, ये महिलाओं से संबंधित था, महिला सशक्तिकरण से संबंधित था। ठीक है ना। अब आइए मतलब जेंडर इक्वलिटी से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सर्वाइवर जो शब्द है एक सम्मानजनक शब्द है, वो किसके लिए किया जाता है? जहां पर जो हिंसा उभरने वाली महिलाओं के लिए जो पीड़िता का शब्द है वहां के लिए करते हैं। 22 नंबर है कि अलोकप्रिय कानूनों के खिलाफ जनता अपनी असहमति कैसे जता सकती है? वो धरना प्रदर्शन को देकर के, टीवी चैनलों को भेज करके, जनसभा करके। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसके साथ सही है। संसद के पास शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वो जनता का प्रतिनिधित्व और जनता का सहमति उनके पास सबसे बड़ा स्रोत है। 24 नंबर है कि घरेलू हिंसा कानून बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले किसने आवाज उठाई थी? यह समाज के जो विभिन्न समूह हैं और महिला संगठनों ने सबसे पहले आवाज को उठाया था। क्वेश्चन लास्ट है 25 क्वेश्चन टॉप का, कि राजद्रोह शब्द का क्या अर्थ है? राजद्रोह शब्द का अर्थ है सरकार के खिलाफ विद्रोह या प्रतिरोध पैदा करना। इसी के साथ ही चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अपनी जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दें। ठीक है।